देवर काली घोड़ी की सवारी करने का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बामुश्किल 16 साल का लड़का था। मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा मेरे वहमो गुमान में नहीं था। मेरा देवर मुझे सवालिया नजरों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्यों जवाब देती। मैंने उसे नजरअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी तो खैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था, वो भी हमेशा से। मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थी। मैंने उसे फिर भी उसी लिहाज से बात की कि क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जानती थी कि घर वालों में से किसी को भनक भी पड़ जाती तो कयामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी उसके शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक इसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए, और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये फरमाइश कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक पैदा हुआ और मैंने ये अपना शौक सबसे छुपकर खूब पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त तो दे दें। वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को भी तुम्हारे शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शौहर बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधे उचका गया। कहने लगा, अब आप मुझे जबरदस्ती पर उकसा रही हैं। मेरा भी वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं जरूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा ना समझें। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है, लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी जिद पर मैं मजीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक फिर एक बार पर ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक पूरा किया तो फिर तुम रोज़ ही यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक बढ़ता जाएगा। तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो वो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जो नाकाम ही रह गई। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे फार्म हाउस में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी जिद पर कायम था, मगर मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा देखते हैं, मैंने उससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ कर लिया। मुझे लगा था कि वो छोटा बच्चा है, जल्द ही ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक़्त अपनी माँ के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। मेरे शौहर उस रोज़ घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौका पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी
کہ मैं उनके छोटे भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिलाऊं। मैंने अपने देवर से जाकर दरख्वास्त की कि वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले चलें, वो बहुत बीमार हैं। मेरे देवर ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बदले में फौरन अपनी शर्त रख दी। ठीक है भाभी, मैं आपको ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी, फिर कोई और काम। उसने मौका से फायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागवारी का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश रही और कुछ सोच समझकर उसकी शर्त मान लेने पर मजबूर हो गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर शाम के वक्त मैं अकेली नहीं जा सकती थी। अगर मैं अकेली चली भी जाती तो मेरे शौहर बाद में गुस्सा करते और मेरा भी ना जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने फौरन हामी भर ली। वो मुझे लेकर घर से निकला और अपने घर से कुछ फासले पर बने छोटे से फार्म हाउस पर ले गया। उसे पहले अपना शौक पूरा करना था और फिर मुझे मेरी माँ के घर ले जाता। मैं डरी हुई थी कि यूं शाम ढले किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। मेरा देवर पुरजोश था। उस रात अपने देवर की तेज रफ्तारी देखकर मेरे तो होश उड़ गए। जिसे मैं बच्चा समझती रही, उसने तो मेरी आंखें खोल दी थीं। मेरी जब शादी हुई तो मेरा वो देवर घर भर का लाडला और छोटा था। सबको ही वो छोटा बच्चा लगता था। उसके लिए हर वक्त खास एहतियात और परवाह की जाती। मेरे शौहर उनके बड़े भाई मेरे छोटे देवर को हर काम से दूर रखते और सिर्फ पढ़ा रहे थे। मुझे भी वो सिर्फ एक नटखट सा बच्चा लगता था। शुरू में तो वो मेरे सामने आने से भी झिझक जाता था। उसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आती थी और वो मुझे मजीद भोला भाला लगने लगता था। लेकिन जब उसकी मुझसे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई तो उसकी बातें मुझे हैरान कर गईं। उसके सब शौक और काम बड़ों वाले थे। पढ़ाई से ज्यादा उसकी तवज्जो दूसरे कामों में थी। इतनी सी उम्र में ही वो खानदान की लड़कियों के सामने हर वक्त शोखियां बखाड़ता रहता था। वो प्यारा भी था, इसलिए सबसे तवज्जो पाकर नखरे में रहता। क्योंकि हमारा देसी सा माहौल था तो मेरी नज़र में उसकी उम्र उन बातों के लिए बहुत छोटी थी। इस उम्र में उसका लड़कियों के सामने बंद संवर कर रहना और लड़कियों का उसे पसंदीदगी की निगाह से देखना मुझे अजीब लगता था। फिर मुझे किस्से सुनाता कि देख लें, आपके देवर को अभी से लड़कियां लाइन कराती हैं। वो अपने कॉलर खड़े करके उतराते हुए कहता। मैं भी उसकी बात पर हंस पड़ती। असल में मेरे सास ससुर थे नहीं। 2 साल पहले ही उनका बस के हादसे में इंतकाल हो चुका था। मेरी शादी बाद में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो घर में बस शौहर और एक देवर ही था। अभी चंद माह ही हुए थे मेरी शादी को। शौहर काफी सख्त मिजाज था। जब तक मेरा शौहर घर पर होता तो मेरे साथ साथ मेरे देवर का भी सांस रुका रहता। जैसे ही वो काम से जाता तो देवर मेरे सर पर सवार हो जाता। कभी स्कूल की, कभी खानदान की, तो कभी अपने शौक की। उसके पास बातों का जखीरा होता था। मैं भी उसकी सुनती रहती कि बच्चा है, वो भी बिन माँ का। एक रोज उसने मुझसे नहायत अजीब फरमाइश कर दी। वो बोला कि वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसके अगले जुमले पर मैं बुरी तरह चटक गई थी। वो मेरे सर हिलाने पर बोला, भाभी आपकी घोड़ी भी तो काली है, कभी मुझे उसकी सवारी का मौका दें। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। मुझे उस रोज समझ आई कि वो अक्सर ही काली घोड़ी की बातें करता था और मुझे देखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी, इसलिए वो मुझे उम्मीद से देखता रहता था कि शायद मैं उसे इजाजत दे दूं। मैं तब तो उसकी बात नजरअंदाज कर गई और बात बदलती। मैं नहीं चाहती थी कि उसका शौक घर के किसी और फर्द के कानों में पड़े। मुझे खौफ था कि सब ये ना समझ बैठें कि काली घोड़ी की तरफ उसकी तवज्जो मैंने दिलाई है। मुझे यकीन था कि मेरे सख्त मिजाज शौहर को मुझ पर शक होता तो वो मुझे मार डालते कि मैं उनके छोटे भाई को बिगाड़ रही हूँ। मुझे लगा कि मेरा देवर मेरा जवाब ना पाकर खामोश हो जाएगा और दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा। मगर वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन निकला था। जब मौका मिलता मुझसे मिन्नतें करने लगता। मैं उसे बच्चा समझकर मुस्कुराकर टाल देती। कुछ दिन मजीद गुजर गए तो वो जिद पर उतर आया। दिन रात मेरे गिर्द चक्कर लगाता और मेरी काली घोड़ी की सवारी के लिए इजाजत तलब करता। मैं उसे टाल देती और बहाने बनाकर थक गई थी, क्योंकि मेरी वो काली घोड़ी बहुत तकरीरी और बदतमीज थी। अपने ऊपर बैठने वाले शख्स को पल में नीचे गिरा देती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि अगर देवर को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है। मगर वो मुझसे जिद कर करके नहीं थक रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को उसका बताऊं ताकि वो खुद अपने भाई को संभाल ले, लेकिन फिर मैं झिझक सी गई।
اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بھلا کہتا. میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. میں نے اپنے دیور کے سامنے جانا ہی چھوڑ دیا. اس کا شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی. پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی. مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا, جلدی تھک جائے گا, مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا. وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا. اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا. شکریہ بھابھی, مجھے بہت مزہ آیا. وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا. او, میں اتنی گونگ تھی کہ اسے جواب بھی نہ دے پائی. وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی. وہ راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا. پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی, آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں. آپ بھائی کو مت بتانا تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا. آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا. میں نے سر ہلا دیا. اب میں مطمئن تھی, اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا. ہم جب تک میرے میکے میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی. میں اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی. میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا. وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا. میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا تھا اس لیے تھک گیا ہے, جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا. ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے استبل میں موجود اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی کھڑی ہوئی تھی. یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میرے دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی. وہ استبل کے قریب پہنچ کر پرجوش تھا. میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا. پھر اسے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کو نکیل ڈالنے لگا. میری گھوڑی کی اٹھان بہت اچھی تھی. میری نظر میں اس جیسا نو عمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا. جا کے میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا. میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی. آج بھی میں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اول تو وہ سواری کر نہیں پائے گا اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر نہیں ٹکے گا, کیونکہ میری گھوڑی بہت اتھری اور نخریلی تھی. وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے دیتی تھی, مگر میرے دیور نے نہایت مہارت سے اس پر سوار ہو کر اسے سنبھال لیا تھا اور کسی ماہ گھڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کے لیے اس میدان میں گول گول چکر کاٹتا, گھوڑی کو بھگا کر دھول اڑا رہا تھا. میں حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا ماہر گھوڑ سوار تھا. یہ ان کا خاندانی شوق تھا اور سب بھائی گھوڑ سواری میں ماہر تھے. یقیناً یہ شوق اس کے خون میں تھا, لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی. رات کے وقت میں ان کے چھوٹے بھائی کو یہاں لا کر گھوڑ سوار کروا رہی تھی اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی. کتنی دیر گھڑ سواری کرنے کے بعد میرا دیور واپس لوٹا تو پسینے سے تر تھا. اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ہوا تھا. وہ گھوڑی سے اتر کر اسے استبل میں باندھتا پانی پلانے لگا. میں ہونک سے اسے دیکھتی چلی گئی. میری ماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی. اگلے ہی روز ہم گھر واپس چلے گئے, مگر اب بھی میرا دیور اکثر مجھے بتا کر رات کو فارم ہاؤس چلا جاتا اور چھپ کر کالی گھوڑی کی سواری کا شوق پورا کرتا. میری گھوڑی اب بھی اسے پہچاننے لگی تھی. میں نے اپنے دیور کے شوق کا راز رکھ لیا. جب وہ جوان ہوتا تو ویسے بھی اسے اجازت مل ہی جاتی. کبھی کبھی ہم بچہ سمجھ کر بچوں کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں سراہتے نہیں ہیں, لیکن اگر ان کے شوق کو سراہیں تو شاید وہ اور بھی کامیاب ہو جائیں.